Good morning, students. Again, I am here to discuss about the first chapter for your NEET UG 2020. Student, it's time to start the reproduction in organism, chapter 1, unit 6, reproduction in organism. This chapter belongs to the class 12 and especially for the NEET UG 2020. This is very important chapter that we have seen in earlier classes. Okay. So before the starting this chapter, I would like to discuss about one personality. We want to discuss about one great botanist of India, not even in India, uh, in all over the world. He was right now also he is very famous. Yes, my dear student, I am talking about the late Panchanan Maheshwari. Student Panchanan Maheshwari was born in 1904, Jaipur in Rajasthan. Student Panchanan Maheshwari has established the botany department in the University of Delhi. Student Panchanan Maheshwari has had done so many work in the field of tissue fertilization and tissue culture. So that's why Panchanan Maheshwari right now known as the father of embryology. The father of embryology. Panchanan Maheshwari did so many work in the field of embryology. So that's why right now Panchanan Maheshwari known as father of embryology, and this question is very important for your NEET UG 2020. So you have to keep in your mind this name, Panchanan Maheshwari, father of embryology. Okay. नाउ स्टूडेंट अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइफ के बारे में, लाइफ पीरियड के बारे में। एक्चुअली व्हाट इज लाइफ पीरियड, ये लाइफ पीरियड होता क्या है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मैं आपको बताऊं, द लाइफ पीरियड इज द फेज ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। याद रखना है स्टूडेंट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, सभी का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। मतलब जन्म से लेकर के और नेचुरल डेथ तक ये जो लाइफ का पीरियड है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ पीरियड और लाइफ स्पैन। याद रखना आपको व्हाट इज लाइफ स्पैन। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वर्ड जो कि आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज लाइफ स्पैन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द natural death of an organism. That period of life is known as life span or life period. Okay, मैं फिर से बोल रहा हूँ अगेन, फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ऐसा नहीं है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी बटरफ्लाई को हम मार दिए, किसी प्लांट को हम काट दिए, किसी एनिमल को हम मार दिए, तो वो लाइफ स्पैन नहीं कहलाता उसका। I am talking about, actually I am not talking about NCERT talking that the lifespan means from birth to the natural death. That period of life of an organism is known as lifespan. Okay student, ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। कोई भी लाइफ किसी स्पेशली हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो 4 फेजेस में लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है। First is juvenile phase. Juvenile, Juvenile, juvenile phase. Second is maturity phase. Third is aging and senescence phase. And fourth one and last one is death phase. Okay. Again मैं बोल रहा हूँ, first phase is juvenile phase, Juvenile, juvenile phase. Second is maturity phase and third one is एजिंग एंड सेनेसेंस एंड फोर्थ वन इज डेथ। ये जो 4 फेजेस हैं लाइफ के, इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ लाइफ। ओके, तो देखते हैं कि करके कि ये जुवेनाइल फेज कौन सा फेज है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या इंडिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मैच्योरिटी फेज में क्या इंडिकेशन है कि इस फेज में होता क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ,
एजिंग एंड सेनेसेंस कैसा फेज है, इस फेज में क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, डेथ कैसा फेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसमें क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ये सब हम लोग देखते हैं आगे। ओके, बात करते हैं सबसे पहले जुवेनाइल फेज की। तो जुवेनाइल फेज की बात करें स्टूडेंट, तो हम बात कर सकते हैं कि द फेज ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ बिफोर इट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है एंड रिप्रोडक्शन क्वालिटी के पहले, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पहले का जो एज होता है वो कहलाता है जुवेनाइल फेज। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज के पहले का जो फेज होता है, वैसे फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी फेज वैसा फेज, द फेज ऑफ सेक्सुअल ग्रोथ, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, उसमें एबिलिटी आ जाती है, तो वैसे फेज को हम बोलते हैं मैच्योरिटी फेज। एंड थर्ड वन इज एजिंग एंड सेनेसेंस फेज, फेज ऑफ ग्रोथ ओल्ड एंड रिड्यूस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, एजिंग एंड सेनेसेंस फेज में होता क्या है कि इस एज में सेक्सुअल मैच्योरिटी रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन क्वालिटी रिप्रोड्यूस होती है, स्पर्म काउंट रिड्यूस होता है। तो दीज टाइप्स ऑफ फीचर यू कैन सी इन द फेज ऑफ एजिंग एंड सेनेसेंस। ओके, लास्ट वन इज डेथ, loss of all metabolic and biological function in the all living organism is known as death. डेथ का मतलब होता क्या है कि अगर किसी से आप पूछिए कि व्हाट इज डेथ, तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट। ओके, व्हाट इज डेथ? द स्टॉपेज ऑफ all metabolic functions in the living body, that period, that position of life is known as death. तो जिस समय किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक फंक्शन डेथ कर जाएगा, बायोलॉजिकल फंक्शन डेथ कर जाएगा, स्टॉप हो जाएंगे सारे फंक्शंस, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी स्टॉप हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डेथ कर जाएगा। ओके, मेटाबॉलिक फंक्शंस कहने का मतलब व्हाट इज मेटाबॉलिक फंक्शंस, वी हैव डिस्कस्ड in the 10th class also, we have learned in 10th class, 12th class also. Okay, what is metabolic function? Actually metabolic function refers to the all chemical functions that happen inside the living body. That chemical functions are known as metabolic functions, like digestion, respiration, okay, photosynthesis in plant, these types of fermentation, these types of प्रोसेसेस आर नोन एज मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो ये सारे प्रोसेसेस का अगर लॉस हो जाता है किसी भी लिविंग बॉडी में, या स्टॉप हो जाता है लिविंग बॉडी में, तो दैट पीरियड ऑफ लाइफ इज नोन एज डेथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वैसा पीरियड डेथ कहलाता है। स्टूडेंट, हमने आज पढ़ा फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी। आपको याद रखना है, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। लाइफ स्पैन 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, एजिंग एंड सेनेसेंस एंड डेथ फेज। ओके, तो ये चारों फेज आपको याद रखना है, और लाइफ स्पैन भी याद रखना है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको याद रखना है वो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी आपको याद रखना है स्टूडेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द different types of लाइफ स्पैन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, हम लोग इस अर्थ पे रहते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ओन लाइफ स्पैन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, और उसी लाइफ स्पैन के थ्रू वो अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइफ स्पैन किस किस ऑर्गेनिज्म का कितना कितना होता है। अभी जो लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, फिगर 1.1 में। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं, बुक ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिए। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे इसको याद कर लेना है। यहाँ से फिगर 1.1 से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन आपको पूछ देगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, लाइफ स्पैन।
span of different organisms. First is elephant. Second is rose. Second is rose. Third is dog. Fourth is बटरफ्लाई. पहले मैं लिख लेता हूँ सारे ऑर्गेनिज्म का नेम, फिर इसमें लाइफ स्पेन बताएंगे आपको. पांच इज six is banyan tree. Seven is cow. And eight is parrot. Nine is crocodile. Nine is crocodile. 10 is horse. And 11 is fruit fly. Last row. 12 is rice plant. 13 is tortoise. And last one, 14 is banyan tree. Banyan tree. Now student, I am going to put the lifespan of different types of organism. अगर आपको याद है तो आप भी बताते चलेंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा. Okay. Elephant lifespan is 60 to 70 years. Okay. Lifespan of rose is 4 years. The lifespan of dog is 25 years. The lifespan of butterfly is 1 to 2 weeks. Lifespan of crow is 15 years. Lifespan of banana tree. Banana tree. Okay, 25 years. Cow, 25 years. Parrot, 140 years. Crocodile, 60 years. Horse, 50 years. Fruit fly, 1 to 2 weeks. Rice plant, 4 months. Tortoise, 100 to 150 years. Banyan tree, 300 to 500 years. Okay, student, this is the lifespan according to your NCERT. According to NCERT.
स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी में फिगर 1.1 में ये लाइफ स्पैन के सारे ऑर्गेनिज्म का नेम लिखा हुआ है, जो कि आपको भी याद रखना है। तो देखो मैंने इसे कैसे याद किया, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो सबसे ऊपर में दो ऑर्गेनिज्म का नेम है, एक एलिफेंट है एक रोज है, उसके बाद यहाँ से 4 कॉलम बना हुआ है। ओके, तो 4 रो बना हुआ है, 4 कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या है, देख सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, और याद भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट रो में क्या है, डॉग, बटरफ्लाई एंड क्रो, याद रखना है आपको। सेकेंड, बनाना ट्री, काऊ एंड पैरट। 9 नंबर इस रो में कितने हैं भाई, थर्ड रो में, तो क्रोकोडाइल, हॉर्स एंड फ्रूट फ्लाई। एंड लास्ट रो में राइस प्लांट, टॉर्टवाइज एंड बैनियान ट्री। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। नीट यूजी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, किसी का भी लाइफ स्पैन आपसे पूछ देगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं पढ़ना, इतना ही लाइफ स्पैन पढ़ना है आपको। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन मैं और बता रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखा गया है, एम्स के एग्जामिनेशंस में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, नोट फर्स्ट द लाइफ स्पैन ऑफ रेड वुड मीन्स क्वासिया। ओके, ये प्लांट का नाम है, ये प्लांट का नाम है रेडवुड, जिसका लाइफ स्पैन होता है 3000 ईयर टू 4000 ईयर। ये रेडवुड क्वासिया जो कि 3000 से 4000 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है। और सेकेंड नंबर इज रेडियाटा। सेकेंड नंबर इज लैरिया ट्राइडेंटाटा। याद रखना है स्टूडेंट आपको, लैरिया ट्राइडेंटाटा। अगेन मैं बोल रहा हूं, लैरिया ट्राइडेंटाटा, लैरिया ट्राइडेंटाटा, LARREA, लैरिया ट्राइडेंटाटा, TRIDENTATA, लैरिया ट्राइडेंटाटा। याद रखना है स्टूडेंट आपको। लैरिया ट्राइडेंटाटा जिसकी उम्र होती है 13,000 ईयर टू 15,000 ईयर्स। लैरिया ट्राइडेंटाटा जिसका की उम्र है 13,000 टू 15,000 ईयर्स। ओके, और ये लैरिया ट्राइडेंटाटा ये मैक्सिको में पाया जाता है, और ये येलो कलर का फ्लावर होता है, ग्रीन कलर का इसका फ्रूट होता है छोटा छोटा, जिसका उम्र 13,000 से लेके 15,000 तक इसका लाइफ स्पैन है। तो स्टूडेंट यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट यूजी 2020। तो आपको इसको याद रखना है। रेडवुड क्वासिया 3000 टू 4000 ईयर्स लाइफ स्पैन है। लैरिया ट्राइडेंटाटा 13,000 टू 15,000 ईयर्स इसके लाइफ स्पैन है। किसी बुक में आप देखेंगे ये लिखा रहता है 13,000 टू 14,000, 13,500, 14,000 ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 13,000 टू 15,000 ईयर्स आपको याद रखना है। इसी बीच में इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। Now it's a time to about one question. स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा लाइफ स्पैन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन यहाँ पे जो लाइफ स्पैन हमने देखा वो किसी भी स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं है, साइज पे डिपेंड नहीं है। अगर हम बात करें पैरट की, तो पैरट का लाइफ स्पैन
कितना था? टेल मी। बोर्ड पे नहीं है, जो बोर्ड पे देख रहे हैं आप, 140 ईयर्स। ओके, अगर हम बात कर ले क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल का ईयर कितना था? क्रोकोडाइल का उम्र कितना था? क्रोकोडाइल का जो उम्र था वो था 60 साल। ठीक है, तो क्रोकोडाइल और क्रो में कंपैरिजन कीजिए उसके साइज का। क्रोकोडाइल का साइज क्या है और पैरट का साइज क्या है। लेकिन अगर उसकी लाइफ स्पैन की हम बात करेंगे तो पैरट का 140 ईयर्स और क्रोकोडाइल का कितना? 60 ईयर्स। सो आई मीन टू से दैट कि साइज पे डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पैन, शेप पे डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पैन। ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा उसका एक पीरियड आता है लास्ट, डेथ पीरियड। तो वी कैन से देर इज नो एनी organisms are immortal on this earth। immortal का मतलब होता है अमरणशील, जो कभी नहीं मर सकता, उसको हम लोग इमॉर्टल बोलते हैं। IMM, इमॉर्टल। आपको याद रखना है इमॉर्टल, जिसका मतलब होता है कि वैसा लिविंग थिंग जो कभी भी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल। ओके, बट ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब क्या हैं? मॉर्टल हैं। मॉर्टल का मतलब होता है टू फिनिश। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आगे जाके खत्म हो जाएंगे, डेथ होना ही है इनका। वैसे पीरियड को बोलते हैं, वैसे लाइफ को मॉर्टल लाइफ बोला जाता है। बट स्टूडेंट, हियर आई कैन say that actually NCERT asked to you one question. What is why do we say there is no natural death in the microorganism? Tell me again, मैं बोलता हूँ, why do we say there is no natural death occur in the microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमॉर्टल है, वो इमॉर्टल है। कैसे इमॉर्टल है ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आपको अपलोड करना है, मैं आंसर आपका देखूंगा, फिर अगेन नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ अकर इन द microorganism? This is the question and this is your homework. Okay, you have to upload your answer on this classroom. Okay, now then it's time to start the topic. It's time to start the topic रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन विद डेफिनेशन। एक्चुअली रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड इन योर 8th क्लास, यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास। ओके, इन दिस क्लास we are going to elaborate about the reproduction, elaborate the types of reproduction, elaborate the function of all parts of the human reproductive system, all part of the male or female human reproductive system. These all things we will discuss elaborately and on the basis of NEET UG 2020. स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का, ये बैच स्पेशली नीट यूजी 2020 के लिए है। बट दिस बैच विल बी बेनिफिशियल फॉर 12th क्लास एज वेल एज 10th क्लास ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर हमें डिफाइन करना होगा कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें 2 वर्ड है। एक वर्ड है री, एक वर्ड है री। री मीन्स क्या होता है? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मीन्स रिपीटेशन, उसको बोलते हैं री, दोबारा, अगेन एंड अगेन। एंड प्रोडक्शन, एंड सेकेंड वर्ड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन दैट मीन्स समथिंग टू रिप्रोड्यूस। ओके, समथिंग टू
repro reproduce, that is known as reproduction, sorry production, something to reproduce, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को प्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर अगेन एंड अगेन होगा, बार बार होगा, तो वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अभी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। Reproduction is a biological process by which living organism reproduce young ones or offsprings that is similar to the parent. Okay, that process is known as reproduction. Reproduction is a biological process by which living organism reproduce young ones or offsprings that is similar to the parent. स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि लाइफ का उसका मैच्योरिटी फेज है। मैच्योरिटी फेज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आता है तो ही ये प्रोसेस डेवलप होता है। ओके, तो एडोलेसेंट एज पढ़े आप, प्यूबर्टी एज पढ़े आप, तो वो जो एज है वो मैच्योरिटी फेज है। ओके, वहाँ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग एंड यंग वन, ऑफस्प्रिंग एंड यंग वन का मतलब होता है चाइल्ड और बेबी। इस चैप्टर में हम लोग बेबी चाइल्ड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, तो यंग वंस यूज करेंगे या ऑफस्प्रिंग यूज करेंगे। मैं ही यूज नहीं करता, पूरा वर्ल्ड यूज करता है, पूरे एनसीईआरटी सारा का सारा बुक यही यूज करता है। आपको भी यूज करना है क्या, यंग वंस एंड ऑफस्प्रिंग। जहां भी यंग वंस आ जाएगा, जहां भी ऑफस्प्रिंग आ जाएगा, आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेबी और चाइल्ड। ओके, नाउ देयर आर इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली ज़रूरी क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। स्टूडेंट आपको मैं बताऊं कि इस अर्थ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज को बढ़ाना है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जाति को बढ़ाना है, देयर इज रिप्रोडक्शन मस्ट। ओके, देयर शुड बी रिप्रोडक्शन मस्ट। Why? There are so many importance of reproduction. देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो अभी बता सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। ओके, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स लाइफ on this earth. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स स्पेसीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन
maintains species on this earth. अगर हम बात करें थर्ड इम्पोर्टेंस की, तो थर्ड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या, रिप्रोडक्शन leads to evolution in the living organism. ओके, फोर्थ बात करें तो रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन in the living organism. Okay, there are so many importance. First, it maintain the stability of life on this earth. बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस स्टूडेंट, बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं. तो क्या हमने देखा, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ. स्टूडेंट यहाँ पे दो वर्ड है, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन. हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको बताया था कि जिस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट यूजी में. तो इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या, दैट मीन्स कि समथिंग चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चेंजेज आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन. ओके, एंड वेरिएशन दैट मीन्स ऑल्सो चेंजेज, ऑल्सो बदलाव. तो इवोल्यूशन एंड वेरिएशन इन दो वर्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे, हम लोग जेनेटिक्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड वेरिएशन के बारे में. वहाँ पे हम लोग चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे. वहाँ पे हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में पढ़ेंगे. चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन. ओके, तो दीज 5 इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. बहुत सारे इम्पोर्टेंस है. जैसे इसके आगे अगर इम्पोर्टेंस लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन आर रिस्पॉन्सिबल to transfer the genetic material from one generation to another generation. You can write also. Sixth number, reproduction is responsible for the transfer of genetic materials from one generation to the another generation. This is also a valuable property of reproduction. Genetic material को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. जेनेटिक मटेरियल को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. सो याद रखना है आपको, जेनेटिक मटेरियल को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. ओके, इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है जेनेटिक कैरेक्टर.
जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि वैसा कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता हो, दैट कैरेक्टर्स आर नोन एज जेनेटिक कैरेक्टर. दैट मीन्स द शेप ऑफ नोज, okay, color of face, color of hair, height, body growth. So these types of characters are known as genetic character. जैसे हमारा nose father की तरह मिलता, हमारा face just resemble to our mother, our hair just resemble to our mother, okay, the height of living organism is just resemble to the father. So these types of characters it belongs to the genetic material और इनहेरिटेंस. तो इस जेनेटिक मटेरियल और इनहेरिटेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वेरिएशन और इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे बताया कि इनहेरिटेंस होता है. ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, कैसे ऑफस्प्रिंग यानी चाइल्ड का नोज़ उसके फादर से मैच करता है, कैसे उसका फेस कलर उसके मदर से मैच करता है, कैसे हेयर का कलर उसके मदर से मैच करता है, कैसे उसका हाइट उसके पेरेंट्स से मैच करता है. दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी, वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, तो दीज 6 आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके 12th क्लास के लिए एंड 10th क्लास के लिए जो रिटन एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाता है. ओके, now student, today next topic is the types of reproduction. अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के जो मेनली टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं. वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and sexual reproduction. Asexual reproduction and sexual reproduction, these 2 types of reproduction. So you have to keep in your mind there are 2 types of reproduction. First one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay, in asexual reproduction there is no need of any 2 gamete. In sexual reproduction there is a need of 2 gamete. that means कि sexual reproduction में both parent की ज़रूरत पड़ती है, बट asexual reproduction में एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बट asexual रिप्रोडक्शन में कोई एक ही पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो इसके डिफरेंसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, स्पेशली आई वुड लाइक टू अनाउंस टू द न्यूक्लियन क्लासेस. जो भी स्टूडेंट इस द न्यूक्लियन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आप फील कर रहे हैं, मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, मेरे स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहे, मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम है, the nucleon classes के student listen carefully especially. Okay, because you are going to NEET UG. so आपको याद रखना going to के बाद क्या होगा आप समझ लीजिए. ओके, तो कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको बताना है, अपलोड करने हैं आपके डाउट क्वेश्चंस. अभी क्या होगा, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो आपके लिए एक स्पेशल क्लास डाउट क्लास होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ. ओके, तो डाउट क्लास भी हम रखेंगे कब, जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो स्टूडेंट, आज के डेट में मैं रिवाइज करा दूं एक बार, नीट यूजी के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. पहला क्वेश्चन आ सकता है क्या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, पंचानन माहेश्वरी. आपको याद रखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता, कहाँ उनका बर्थ हुआ था ये नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पूछा जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी का फादर कौन है. दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि फादर जो
एम्ब्रायोलॉजी के फादर पंचानन माहेश्वरी हैं, उनका वर्क स्पेशली किस फील्ड में रहा, तो आपको याद रखना है टिश्यू कल्चर एंड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, जो कि आज हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह देख रहे हैं। ओके, थर्ड नंबर आपको याद रखना है क्या, तो रेडवुड क्वासिया का नाम याद रखना है आपको, और दूसरा आपको ट्राइडेंटाटा का नाम याद रखना है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली यहाँ से आ रहा है जो नीट यूजी 2020 के लिए। तो 4 क्वेश्चंस स्पेशली नीट यूजी 2020 के स्टूडेंट, यहाँ से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन तो कोई भी पूछ देगा, ओके, क्योंकि इस चैप्टर से हमें 2 क्वेश्चन फिक्स करने हैं 8 मार्क्स के। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, बाद में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सारे को आपको याद रखते चलना है, याद रखने की जरूरत भी ज़्यादा नहीं है आपको। आप मेरा क्लास करते रहें रेगुलर, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें, आपको सारी बातें याद होती चली जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।